यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आप सबका इस क्लास में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं रिवीजन कार्बन और उसके यौगिक, जो हमारा 15वां चैप्टर है। ओके। सोनबरासा, गाजापुर, हत्ती, सीएस हत्ती, सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे आज क्लास देख रहे हैं, सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। तो बेटा, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं सभी? चलिए बेटा, तो आज हम क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ओके। मैं देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे कितने कितने बच्चे मेरे, क्या है, जो हमारे आसपास की जो दुनिया है, यहाँ पर होने वाली जो घटनाएं हैं, उससे वाकिफ है, जानना चाहती हूँ मैं। तो बेटा, आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पे एक चित्र देख रहे हो। सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? ओके, मुझे बताइए आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई एक न्यूज़ आज जो है अखबारों में, सभी मीडिया में चल रही है। मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या खबर है? जी बताइए। बहुत बढ़िया। सोनबरासा, भट्सार, सभी ने कहा है यस मैम। सुनीता विलियम्स, जी हाँ, सोनबरासा ने कहा है 9 मंथ के बाद ये वापस आए हैं। जी हाँ, 9 मंथ के बाद ये वापस आए हैं। सुनीता विलियम के साथ ये कौन है बेटा? एक और व्यक्ति यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इनका नाम आप जानते हो? बस 2-3 स्कूल्स के बच्चे ही जानते हैं ये कौन है और क्या खबर है। बाकी बच्चों की तो कोई खबर ही नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं तो ये चाहती हूँ कि बेटा, आप जो रोज रोज की जो खबरें हैं ना, वो सब जो न्यूज़ है आप देखिए, है ना? तो जो न्यूज़ होते हैं उनको अपडेट्स कीजिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है ना? तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, सुनीता विलियम्स और उनकी टीम है। हाँ, उनके साथ जो है उनके सहायक है, वो कौन है देखती हूँ मैं। कोई मैसेज कर रहा है मुझे, सुनीता विलियम्स कहा है उन्होंने, सीएस देवपुर ने भी कहा है। बहुत बढ़िया बेटा। तो सुनीता विलियम्स और बच विलमोर, ठीक है, ये है बच विलमोर। और ये जो है स्पेस एक्स ड्रैगन के साथ 9 महीनों के बाद जो अंतरिक्ष में इन्होंने बिताया, उसके बाद ये पृथ्वी पर लौटे हैं। ठीक है। और इनका समुद्र में सफलता से अवतरण हुआ है। तो बेटा, नासा का तो नाम आपने सुना ही होगा, है ना? तो नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और ये बच विलमोर है। ओके। और उनकी जो टीम है, तो ये अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीनों के बाद क्या हुआ, पृथ्वी पर लौट आए हैं। और उनका जो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन है, कैप्सूल जो है फ्लोरिडा पैनहैंडल में के पास जो है मेक्सिकन की खाड़ी में, ओके, गल्फ ऑफ मेक्सिको में आकर उतरे हैं। और बेटा, ये जो है उनकी जो यात्रा है, ये सिर्फ एक सप्ताह की यात्रा थी उनकी। ओके। कितना दिन का या कितने दिन की यात्रा थी? सिर्फ एक सप्ताह की यात्रा थी। लेकिन सोचो जरा आप, इन्होंने वहां पर अंतरिक्ष में बिताए हैं पूरे 9 महीने, है ना? तो इनकी यात्रा शुरू हुई थी 5 जून 2024 को इनकी यात्रा शुरू हुई थी। ओके। और ये जो है बोइंग स्टार लाइनर में सवार होकर रवाना हुए थे। लेकिन जो जो इनका मिशन था वो 8 या 9 दिनों का था। ये वापस आने वाले थे, लेकिन तभी क्या हुआ, इनका जो जिस बैठक में वे गए थे, यानी कि जिसमें वो गए थे, स्पेसक्राफ्ट में गए थे, उसमें क्या हुआ, हीलियम रिजर्व हो गया, उसका ईंधन में रिजर्व रिजर्व हो गया। और क्या हुआ, उनकी बहुत सारी टेक्निकल इशू के कारण वे वापस नहीं पहुंच पाए। लेकिन नासा ने क्या कर दिया, स्टार लाइनर को बिना क्रू के ही पृथ्वी पर उन्हें क्या करना पड़ा, वापस भेजना पड़ गया था। ओके। और इसके बाद ये जो दोनों अंतरिक्ष यात्रियां हैं, ये आईएसएस क्रू में शामिल किए गए और उन्हें घर वापस आने के लिए दूसरी यात्रा की या दूसरी सवारी का इंतजार करना पड़ गया। और ये जो है वापस लौट आए हैं। ये बहुत ही खुशी और गर्व और राहत का पल है। पूरी दुनिया जो है सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापस आई है, इसकी खुशियां मना रही है। और बेटा, सुनीता विलियम्स ने जिस हिम्मत और लगन से अंतरिक्ष की मुश्किलों का सामना किया है, और इससे जो है वो
हर समय जानी जाएंगी, इनकी हिम्मत को हम मानते हैं, है ना। तो चलिए इसी अच्छी बात को लेकर इसको एक प्रेरणा के रूप में हम ले लेते हैं कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कितना भी प्रयास आ जाए, हम क्या करेंगे, उसका सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो चले स्टार्ट करें हम आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं आज का चैप्टर जो है हमारा कार्बन और उसके यौगिक, है ना। जी हाँ, साइंस का 17वां चैप्टर भी पढ़ा देंगे आपको। चेतन यादव जी, आप कौन से स्कूल से हैं जरा बता दीजिएगा। ओके, चलिए बेटा, तो कार्बन और उसके यौगिक को हम की बात कर रहे हैं बेटा। तो जो कार्बन है, जब कार्बन की हम बात करते हैं तो ये जो कार्बन है उसका प्रतीक क्या है, बताइए आप मुझे, कार्बन का प्रतीक क्या है। कोई बता सकता है मुझे कार्बन का प्रतीक क्या है? जी हाँ, CS देवपुर से कहा है सी, है ना। सी कहा है, किरातपुर से बच्चों ने भी कहा है कि कार्बन का जो प्रतीक है वो क्या है, वो सी है। जी हाँ, बहुत अच्छे, एक मिनट। तो कार्बन का जो प्रतीक है वो सी है ना। तो बेटा कार्बन जो है प्रकृति में मुक्त एवं यौगिक दोनों ही अवस्था में पाई जाती है। कैसे? मुक्त और यौगिक अवस्था दोनों में ही पाई जाती है। अब मुक्त अवस्था में ये कहाँ पाई जाती है, किस किस में देखा जाता है? जैसे कि कोयला, कालिक, चारकोल, हीरा, ग्रेफाइट आदि में ये मुक्त अवस्था में या फ्री स्टेट में पाया जाता है। अब यौगिक के रूप में कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम कार्बन को? चीनी, सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना पत्थर, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि में कार्बन जो है वो यौगिक के रूप में हम देख सकते हैं। ओके, तो ये मुक्त अवस्था में भी हम कार्बन पाई जाती है और साथ साथ में यौगिक रूप में भी कार्बन जो है पाया जाता है। ओके बेटा, अब मुझे आप बताइए कि कार्बन का अपरूप, अपरूप का अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होता है अपरूप। हम इसमें पढ़ रहे हैं कार्बन का अपरूप। ओके, तो बताइए, कोई मुझे बता सकता है कि अपरूप का अर्थ क्या होता है? मैं देख रही हूं, मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर का। जी हाँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। CS पुरे से कहा है कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। जी हाँ, UPS मटुका सेवापुरी से कहा है टाइप, कहा है उन्होंने, है ना, टाइप कहा है। जी हाँ, CS साहबाद से कहा है क्रिस्टलीय कहा है। अपरूप मतलब सेम केमिकल स्ट्रक्चर कहा है, कौन से स्कूल ने? CS पुरे ने कहा है। तो बेटा का अपरूप यानी वे पदार्थ। ओके, अपरूप का मतलब एलोट्रॉप्स होते हैं, अंग्रेजी में उसको एलोट्रॉपी कहा जाता है, एलोट्रॉप कहा जाता है। ओके, उस प्रोसेस को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। अपरूप क्या होता है कि उसके एक ऐसा पदार्थ जो विभिन्न भौतिक गुण परंतु समान रासायनिक गुण गुण रखते हैं। ओके, यानी कि सेम, जैसे कि CS पुरे ने कहा है सेम केमिकल क्वालिटी होती है, उसकी गुण होता है, लेकिन भौतिक गुण अलग, फिजिकल जो उसका नेचर होता है वो अलग होता है, यानी कि भौतिक गुण अलग होता है। ओके, भौतिक गुण कैसा होता है? हाँ, समान रासायनिक गुण होता है, विभिन्न भौतिक गुण होते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूपों के बारे में। ये कार्बन का जो अपरूप होता है ना बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। कार्बन के दो प्रकार के जो है अपरूप होते हैं, वो है, इसको दो वर्गों में बांटा जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। ओके, अब क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं कार्बन के, बताइए आप लोग। ग्रेफाइट, देखो यहां पे, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूपों के नाम बताइए या उदाहरण बताइए। तो आप इन तीनों का नाम याद रखेंगे, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन। ओके, गुड। CS पुरे ने कहा है क्रिस्टल्स मीन सॉलिड स्टेट्स, यस। अब देखो अक्रिस्टलीय,
अक्रिस्टलीय कार्बन का के जो है अक्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप के एग्जाम्पल्स यहां पर लिखे हैं, जैसे चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस। तो ये क्या है? ये कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। ओके, अब चारकोल ही जो है वो तीन भागों में या कई प्रकार के होते हैं बेटा। यहाँ पे आप देखिए चारकोल, देखिए जैसे कि काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल, शुगर चारकोल। ओके, तो आपने देखा कार्बन के दो प्रकार के या उसके जो अपरूप होते हैं उसको हम दो वर्गों में बांटते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय के उदाहरण है ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन। अक्रिस्टलीय के उदाहरण है चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस, जिसमें चारकोल कई प्रकार के हैं, काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल और शुगर चारकोल। इज दिस क्लियर टू यू चिल्ड्रन? आप सबको ये क्लियर हो गया है? अप्रूप क्या है ये क्लियर हो गया? कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप कौन कौन से होते हैं और क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं, इनके उदाहरण हमने देख लिए। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय जो ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। ओके, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम उसको थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ओके बेटा, तो हम सबसे पहले लेते हैं ग्रेफाइट और हीरा। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा उसके बारे में देखेंगे। तो बेटा ग्रेफाइट और हीरा जो होता है, कई बार आपके एग्जाम्स में इन दोनों के डिफरेंस पूछे जाते हैं या अंतर स्पष्ट करने को कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये हीरा है और ये ग्रेफाइट है। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, अभी इनके बीच का अंतर हम लोग स्पष्ट करेंगे, इसको ध्यान से आप समझिएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम हीरे की ही बात कर लेते हैं। ओके, तो हीरे की बात करते हैं, तो क्या लिखे हम सबसे पहले हीरे के बारे में? बताइए आप लोग, क्या क्या विशेषताएं होती है हीरे की? बताइए, हीरे की विशेषताएं बताइए। हाँ, ओके, ये रहा सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, ये रहा कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलीय व्यवस्था होती है। ओके, हीरे में कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलीय व्यवस्था होती है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम? जी हाँ, एक कार्बन परमाणु। ठीक है, एक कार्बन परमाणु, फिर क्या होता है उसमें? अन्य जो है अन्य चार परमाणुओं से घिरा होता है। एक कार्बन परमाणु, ओके, चार अन्य कार्बन परमाणुओं से ये घिरा होता है। इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो हम बोलेंगे एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है। ओके, तीसरा पॉइंट लिखते हैं, हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि हीरा जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, यानी कि वो कुचालक होता है विद्युत का। और बेटा अगला क्या लिखेंगे हम? हीरा अत्यधिक कठोर होता है ना? हीरा जो है वो अत्यधिक कठोर होता है। और अगर आप हीरे को देखें तो आप पाएंगे कि वो बहुत चमकीला होता है और पारदर्शक होता है ना? हीरा पारदर्शक और चमकीला होता है। ओके, अगला पॉइंट क्या लिखे? इसका उपयोग क्यों किया जाता है बेटा? इसका उपयोग जो है आभूषण बनाने और धातुओं में छेद करने के लिए किया जाता है ना? तो सारे बच्चे, हाँ जी हाँ, डायमंड का अपवर्तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस पूरे, बहुत बढ़िया, आप तो बहुत पढ़ चुके हो। हाँ, हीरा बहुत कठोर होता है, यूपीएस सोनबरासा से कहा है बच्चों ने। जी हाँ, चमकीला बहुत कठोर होता है।
बहुत, सी एस राम गवा से 4 कहा है। ओके, यस यस। यहाँ पर जो है बेटा, ये देखिए, यहाँ पर देखो 3 लिखा है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ग्रेफाइट के बारे में क्या बोले हम। ग्रेफाइट की विशेषताएं बताइए मुझे। हाँ, आभूषण बनाने में, बहुत बढ़िया यूपीएस बोरकला, आभूषण बनाने में तथा धातुओं में छेद करने में भी इसका प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बात करें तो क्या है, ग्रेफाइट कैसा है बताइए। जी हाँ, यहाँ पे देखिए आप, ये कार्बन परमाणुओं के षटकोणीय छल्लों की अनेक समतलीय परतें होती है इसमें, है ना, बहुत सारी परतें इसमें होती है। कैसे, कार्बन परमाणुओं के षटकोणीय, है ना, षटकोणीय का मतलब हेक्सागनल। अगला देखिए, अगला क्या लिखे। जी हाँ, यहां पर अगला देखिए, एक मिनट, ये यहां पर और ये यहां पर। ओके, एक कार्बन परमाणु जो है कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरे होते हैं बेटा इसमें, ग्रेफाइट में, बताइए। जी हाँ, बताइए। ओके, बोलिए। हमने कहा कि जो हमारा जो हीरा होता है वो एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है ना। तो ग्रेफाइट की बात बोलिए, ग्रेफाइट कैसा होता है, एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है ना। सबके आंसर्स आ रहे हैं मुझे। जी हाँ, पेंसिल लिखा है, कई बच्चों ने स्लेट लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। ओके, अगला देखिए, इसका रंग जो होता है गहरे स्लेटी रंग का होता है, गहरे स्लेटी रंग का होता है। और बेटा, जैसे हमने कहा कि हीरा बहुत कठोर होता है, अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो कैसा होता है ग्रेफाइट, बहुत कठोर होता है क्या, कैसा होता है, नर्म या मुलायम होता है या कठोर होता है ग्रेफाइट, बताइए आप मुझे, बताइए। जी हाँ, जी हाँ, नर्म तथा मुलायम, है ना, नर्म तथा मुलायम होता है। बहुत बढ़िया। अब अगला हम बात करते हैं, किसकी बात करें हम लोग, विद्युत का सुचालक होता है या कुचालक होता है, बताइए आप मुझे, ग्रेफाइट कैसा होता है। जी हाँ, सी एस रमागवा से, यूपीएस गंगाकरा से सुचालक कहा है, सी एस पुरे ने, सी एस सहावाबाद ने भी कहा है सुचालक, सी एस देपुर ने भी कहा है सुचालक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ओके, और देखिए, इसका उपयोग पेंसिल बनाने में, विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में, इन सब में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो एक और बार देखें, हम इन दोनों का डिफरेंस देखें बेटा, ये एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप हीरा जो कार्बन के क्रिस्टली अपरूप है, जो ग्रेफाइट और हीरा, इसके बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि ये दोनों जो है किसके किसके जो है कार्बन के अपरूप है, कैसे अपरूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है। इन दोनों के अंतर कैसे हम स्पष्ट करें। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहला तो देखिए, हीरे का कार्बन परमाणुओं की चतुष्फलीय व्यवस्था होती है इसमें, हीरे में, है ना। और ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो कार्बन परमाणुओं के षटकोणीय छल्लों के अनेक समतलीय परतें इसमें होती है। अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए, हीरा कैसा होता है, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है। और यहां पर ग्रेफाइट कैसा होता है बताइए, एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है। ओके, अगला पॉइंट, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा अत्यधिक कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो नर्म तथा मुलायम होता है। अगला 5वां पॉइंट देखिए, हीरा पारदर्शी होता है, यानी पारदर्शक होता है ना, और चमकीला होता है।
और ग्रेफाइट कैसा होता है? गहरे स्लेटी रंग का होता है, ये पारदर्शी नहीं होता है। और छठवा देखिए, इसका उपयोग, किसका उपयोग? हीरे का उपयोग हम आभूषण बनाने में, धातुओं में छेद करने आदि में प्रयोग करते हैं, बल्कि ग्रेफाइट का प्रयोग हम विद्युत इलेक्ट्रोड, पेंसिल आदि बनाने में करते हैं। ये क्लियर हो गया है बेटा सभी को? इन दोनों के बीच का, हीरा और ग्रेफाइट के बीच का अंतर सभी को स्पष्ट हो गया है? तो आप मुझे बताएं, ये क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम। सीएस देवपुर ने कहा है, बिहादा से कहा है यस मैम। यूपीएस सोनबरासा से बच्चों ने कहा है क्लियर हो गया है बच्चों को। ओके बेटा, चलिए फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, अगला हम देखते हैं। चलिए अब हम जो है फुलेरिन की बात करते हैं। ओके, तो हमने ग्रेफाइट की बात कर ली, हीरे की बात कर ली। अब अगला जो क्रिस्टलीय रूप है, क्रिस्टलीय अपरूप है कार्बन का, वो है फुलेरिन। उसकी भी बात कर लेते हैं, उसको भी जरा रिवाइज करके जाते हैं हम लोग। ओके बेटा, चलिए यहां पर आप देख सकते हैं फुलेरिन का स्ट्रक्चर। देखा आप सबने? देखो C60 लिखा हुआ है यहां पर। ये C60 क्यों लिखा गया है यहां पर? कोई मुझे बता सकता है कि C60 क्यों लिखा गया है? हम्म, क्यों भाई, क्यों C60 लिखा गया है? मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं। हाँ बताइए, C60 क्यों लिखा गया है फुलेरिन को? यहाँ पे आप देखिए C60 लिखा गया है क्योंकि बेटा ये कार्बन के 60 परमाणुओं से बना होता है। कितने परमाणुओं से? कार्बन के 60 परमाणुओं से ये बना होता है, इसीलिए हम इसको C60 लिखते हैं। ओके, ये क्लियर है सभी को? चलिए आगे। ये जो है संश्लेषित क्रिस्टलीय अपरूप है। क्या है ये? संश्लेषित क्रिस्टलीय अपरूप है। फुलेरिन जो है वो कैसा है? वो क्या, कैसा अपरूप है? संश्लेषित है, सिंथेसाइज किया गया है, इसको बनाया गया है। ओके, यस। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, फुलेरिन का स्ट्रक्चर कितना बढ़िया दिख रहा है, गोल गोल सा है ना, C60 करके लिखा हुआ है। ये देखो, फुलेरिन में C60, जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं के मिलने से फुटबॉल की के आकार की संरचना बनी है। देखो आप फुलेरिन का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे देखिए कैसा स्ट्रक्चर है इसका। फुटबॉल जैसी आकृति है इसकी, है ना? है कि नहीं? फुटबॉल जैसी आकृति है। सभी बच्चों के आंसर हैं, आए हुए हैं। यूपीएस बोरकला से बच्चे कह रहे हैं 60 कार्बन के परमाणु से बना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, C60 लिखा है। तो C60 आप भूलेंगे नहीं, जब भी आप C60 देखोगे आप समझ जाओगे कि वो फुलेरिन है। ठीक है, तो कार्बन परमाणु षटकोणीय व पंचकोणीय व्यवस्था से ये जुड़े रहते हैं। ओके, तो ये परमाणु जो है षटकोणीय, जिसे हम हेक्सागनल बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बेटा, है ना? षटकोणीय या कभी कभी पेंटागोनल, यानी कि पंचकोणीय व्यवस्था से जुड़े रहते हैं। और फुलेरिन, मुझे बता सकते हो आप लोग कि विद्युत का कुचालक होता है कि सुचालक होता है? कोई बता सकता है मुझे? फुलेरिन जो है वो सुचालक होता है या कुचालक होता है? किसी ने आंसर भी दिया है मुझे, CS राम गढ़वा से। विद्युत का कुचालक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूपीएस भोरकला से बच्चों ने कहा है कुचालक होता है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। तो हमने देखा कि जो क्रिस्टलीय रूप है, जो अपरूप है कार्बन के, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरिन, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। एग्जाम की में जब जाओगे तो आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। देखो फुलेरिन C60 में 60 कार्बन परमाणुओं के, 60 कार्बन परमाणुओं के मिलने से वो फुटबॉल के आकार की संरचना उसकी बनी है। ओके, ये क्लियर हो गया ना सभी को? चलिए बेटा, अब आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे अक्रिस्टलीय रूप। ओके, अक्रिस्टलीय रूप।
किसके? कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूपों के बारे में जरा देख लेते हैं। ओके, देखते हैं बेटा। चलिए, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, थोड़ी सी बहुत ज्यादा बातें हमने इसमें बोलनी है। तो अगले क्लास में भी इसका बाकी जो पोर्शन है वो रहेगा, और उसी में से क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके लिए। तो बेटा, हमने कहा था अक्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं? चारकोल, काजल, कोक, कार्बन गैस आदि जो है कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप है ना, अक्रिस्टलीय। तो देखिए, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन से? अक्रिस्टलीय अपरूप ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है काष्ठ चारकोल। देखो बेटा, चारकोल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो चारकोल मैंने आपसे कहा कि काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल और शुगर चारकोल, है ना। चारकोल के तीन प्रकार हम वो की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये है काष्ठ चारकोल। ओके, काष्ठ चारकोल। तो ये जो काष्ठ चारकोल है, इसे हम लकड़ी का कोयला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लकड़ी का कोयला भी कहते हैं, जिसे हम काष्ठ चारकोल कहते हैं। और देखो, ये कैसे बनता है? काष्ठ चारकोल कैसे बनता है? लकड़ी को ऑक्सीजन की कमी में, यानी कि ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में, ओके, दहन द्वारा प्राप्त होता है। ये काले रंग का, जल से हल्का। देखो बेटा, आपने आपके घर में अगर जो है काष्ठ चारकोल है या लकड़ी का जो कोयला है, आप जरा पानी में डाल के देखिए उसको। ओके, पहले तो उसका रंग आप देखिए, वो काले रंग का है, और जल से वो हल्का पदार्थ होता है। वो जैसे ही आप डालोगे पानी में, वो ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। किसी ने ध्यान दिया है इस बात को? किसी ने देखा है ऐसे? जी हाँ, बताइए। हाँ, ओके, काले रंग का होता है, जल से हल्का पदार्थ होता है। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में तथा जल के शोधन में किया जाता है। ओके, जल के शोध, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है? किसने कहा है? यस, यस, काले रंग का है। और आपने कभी इसको पानी में डाल के देखा है बेटा? यूपीएस बोरकला के बच्चे बोल रहे हैं यस। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम चारकोल की बात करें, जल पर तैरता है, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है। बिल्कुल सही कहा है बेटा आपने। ओके, तो ये कैसे बनता है? लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में, कई कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर अपनी मम्मी को लकड़ी जलाते हुए देखा है चूल्हे वगैरह में, तो कई कई बार ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं इसको, जो है ऐसे धुआं धुआं सा निकलने लग पड़ता है, वो ठीक से जलता नहीं है, लकड़ियां, है ना। तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो इस प्रकार से जलता है। और जो है ये जब जो प्राप्त होता है, ये काले रंग का होता है, जल से हल्का पदार्थ होता है। इसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, और जल के शोधन में भी किया जाता है। कोई मुझे बता सकता है कि जल का शोधन का अर्थ क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शोधन? बताइए मुझे, शोधन क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है मुझे? हाँ, देखती हूँ किसी का आंसर आया है। शोधन, प्यूरिफिकेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीएस पुरी ने कहा है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण में, है ना बेटा। तो जो हम लोग वाटर फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं, इसमें कार्बन का यूज करते हैं। इसमें जो है इस तरह के जो चारकोल्स है इसका प्रयोग करते हैं। जो काष्ठ चारकोल है उसका प्रयोग करते हैं। क्यों? जल के शुद्धिकरण में करते हैं। अब बेटा, अगला है जंतु चारकोल। कौन सा है? जंतु चारकोल। ओके, ये जंतु चारकोल क्या है? जंतुओं के हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है ये। ओके, जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। इसका उपयोग चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में तथा फॉस्फोरस के यौगिक बनाने में किया जाता है। तो बेटा, आप सबको पता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, उसमें जो हड्डियां होती है, उसमें क्या होता है? कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है ना। तो देखिए, इस प्रकार यानी कि जंतु चारकोल में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन लगभग 12% होता है। और इसका उपयोग भी आप देख लीजिए, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में। आपके पास जो चीनी आती है वो काले रंग की नहीं आती है,
वो भूरे रंग की नहीं आती है, वो सफेद रंग की आती है। तो इन सब में जिसको रंगहीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में भी इसका प्रयोग जो है होता है। ओके, बोन्स में फास्फोरस होता है, इसलिए हड्डियां जल जाती हैं। बहुत बढ़िया सीएस पुरे, बहुत बढ़िया, आपके बच्चे बहुत होशियार है। ये है शुगर चारकोल, ये तीसरे प्रकार का है शुगर चारकोल। देखा आपने कभी किसी ने बनाया है क्या? ये कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय अपरूप है। चीनी पर सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया द्वारा ये बनाई जाती है। ओके, तो हमने ये देखा अक्रिस्टलीय में चारकोल के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें काष्ठ चारकोल, जंतु चारकोल और शुगर चारकोल के बारे में हमने बात की। तो बेटा और भी बहुत सारी बातें करनी है, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए होंगे, आप पढ़कर आइएगा। तब तक आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।